पार्लियामेंट और पीएमओ की बात करते हैं, बट व्हाट अबाउट द लॉज दैट अफेक्ट योर डेली कम्यूट और द लोकल स्कूल योर कजिन गोस टू? एग्जैक्टली दैट पावर जर्नी वो आपके स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में शुरू होती है और आपके नेबरहुड की पंचायत मीटिंग में खत्म होती है। और दोस्तों, यूपीएससी लव्स टू टेस्ट दिस एंटायर जर्नी। बिल्कुल। आज हम गवर्नेंस के इसी पाथ को ट्रेस करने वाले हैं, फ्रॉम द ग्रैंड स्टेट कैपिटल डाउन टू द ग्रास रूट्स, बाय टैकलिंग सम ऑफ द ट्रिकीस्ट पीवाईक्यूज ऑन स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। हमारा मिशन सिर्फ आंसर ढूंढना नहीं, बल्कि स्टेट और लोकल लेवल पर डेमोक्रेसी के डिजाइन को समझना है। सही बात है। तो अगर आप इस ज्ञान की गंगा के लिए तैयार हैं, तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब बटन दबा दिया है, नोटिफिकेशंस ऑन है, और हाँ, कमेंट्स में बताओ व्हिच टॉपिक गिव्स यू द मोस्ट ट्रबल। बिल्कुल, ये सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में नहीं है, ये एक मेंटल मैप बनाने के बारे में है कि इंडिया में पावर कैसे फ्लो और फंक्शन करती है। गोल ये है कि ये कॉन्सेप्ट्स इतने इंट्यूटिव हो जाए कि आप आंसर्स को रीजन आउट कर सको, सिर्फ रिकॉल नहीं। परफेक्ट, तो स्टेट लेजिस्लेचर से शुरू करें। लेट्स डू इट। हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। हम स्टेट लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, उसके 2 हाउसेज और की ऑफिशियल्स को देखेंगे। ठीक है। फिर हम नीचे लोकल गवर्नमेंट की दुनिया में जाएंगे, पंचायती राज की फिलॉसफी और स्पेशल एरियाज के गवर्नेंस प्रोविजंस को समझेंगे। साउंड्स लाइक अ प्लान। तो पहला स्टॉप, एक 2015 क्वेश्चन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बिल्कुल बेसिक्स को टेस्ट करता है। राइट। तो ये रहा क्वेश्चन फ्रॉम 2015। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Consider the following statements. 1. The Legislative Council of a state in India can be larger in size than half of the Legislative Assembly of that particular state. Consider the following statements. 2. The governor of a state nominates the chairman of Legislative Council of that particular state. Consider the following statements. Which of the statements given above are correct? Consider the following statements. A. 1 only. B. 2 only. C. Both 1 and 2. D. Neither 1 nor 2. ब्रॉड माइक्रो थीम, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। Okay. ओके, द लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद, ये स्टेट की राज्यसभा जैसी है, राइट? द हाउस ऑफ एल्डर्स। एग्जैक्टली, यह अपर हाउस है जिसे लेजिस्लेशन पर सेकंड लुक देने के लिए और वेरियस फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो शायद डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। बट इसका एग्जिस्टेंस और स्ट्रक्चर मतलब बहुत केयरफुली डिफाइंड है। चलो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ये काउंसिल के साइज की बात कर रहा है रिलेटिव टू द असेंबली। ये कहता है कि काउंसिल लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द असेंबली हो सकती है। मतलब सुनने में तो प्लॉजिबल लगता है, असेंबली से छोटी होनी चाहिए और हाफ तो छोटा ही होता है। प्लॉजिबल, बट यहीं पे यूपीएससी आपको कैच करता है। द वर्ड इज द ट्रैप। जी। कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 171 इज वेरी स्पेसिफिक। अच्छा। हाँ, वो कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ के 1/3 से एक्सीड नहीं कर सकती। 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है रफली 33.3%। ओह, बिग डिफरेंस। ह्यूज डिफरेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत छोटी लिमिट सेट करता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि काउंसिल जो अक्सर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली को कभी पॉलिटिकली ओवरपावर ना कर सके। राइट, असेंबली की प्राइमेसी हमेशा बनी रहनी चाहिए। इज डेफिनेटिवली रॉन्ग। द 13th रूल, ये एक नंबर है जो याद रखना है, और इसके पीछे एक क्लियर डेमोक्रेटिक लॉजिक है। समझ गया। अच्छा, नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट, द गवर्नर नॉमिनेटिंग द चेयरमैन। ये मुझे लॉजिकल लगता है। गवर्नर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तो इट वुड मेक सेंस कि वो अपर हाउस के हेड को अपॉइंट करें। ये एक बहुत कॉमन लाइन ऑफ थिंकिंग है, बट ये लेजिस्लेचर के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल से क्लैश करता है। अच्छा, कैसे? देखो, गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन एक लेजिस्लेटिव बॉडी का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। लेजिस्लेचर को अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उसके अपने मेंबर्स द्वारा चुना जाना चाहिए। आई सी। जैसे लोकसभा के स्पीकर को लोकसभा मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन को काउंसिल के मेंबर्स अपने में से ही इलेक्ट करते हैं। द गवर्नर हैज नो रोल इन दिस प्रोसेस। नॉमिनेशन नहीं, इलेक्शन होता है। आई सी। तो लेजिस्लेचर की इंटरनल ऑटोनॉमी यहाँ की प्रिंसिपल है। मेंबर्स अपना लीडर खुद चुनते हैं। एग्जैक्टली, देयरफॉर स्टेटमेंट 2 इज आल्सो इनकरेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत होने के साथ ए और एन आंसर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। डी, नाइदर 1 नॉर 2। करेक्ट। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका हो सकता है। काउंसिल असेंबली का जूनियर पार्टनर है, तो उसका साइज 1/3 पर कैप्ड है, हाफ नहीं। और चेयरमैन हाउस कैप्टन है, जिसे हाउस के मेंबर्स ही चुनते हैं, गवर्नर जैसी एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं। दैट्स अ परफेक्ट वे टू फ्रेम इट। लॉजिक फैक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब मेन हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली और शो चलाने वाले ऑल पावरफुल ऑफिशियल, द स्पीकर, पर फोकस करते हैं। राइट। उनका रोल कॉन्स्टिट्यूशनल नुआंसेस से भरा है, स्पेशली जब असेंबली का टर्म खत्म हो रहा हो। दिस ब्रिंग्स अस टू अ क्वेश्चन फ्रॉम 2018। Right, here it is. Consider the following statements. Consider the following statements. 1. The Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his office if he/she ceases to be a member of the Assembly. Consider the following statements. 2. Whenever the Legislative Assembly is dissolved, the Speaker shall vacate his office immediately. Consider the following statements. Which of the statements given above are correct? Consider the following statements. 1A, 1 only. Which of the following statement given above are correct? B, 2 only. C, both 1 and 2.
D. Neither one nor two. Broad micro theme. State Legislative Assembly. Okay. Speaker की tenure. Yes, let's break it down. Statement 1 मतलब काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। ये कहता है कि अगर आप क्लब के मेंबर नहीं हैं तो आप क्लब के प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। हाँ, that makes perfect sense. स्पीकर बनने की क्वालिफिकेशन ही ये है कि आप असेंबली के मेंबर होने चाहिए। अगर मेंबरशिप चली गई, डिस्क्वालिफिकेशन से, रेजिग्नेशन से, तो स्पीकर का ऑफिस भी वेकेट करना ही होगा। So statement 1 is 100% correct. Absolutely. No membership, no speakership. अब स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। ये ट्रिकी वाला है। Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or her office immediately. This is where I would probably get trapped in an exam. ये इतना लॉजिकल लगता है। असेंबली खत्म, स्पीकर का काम खत्म, तो उन्हें इमीडिएटली चले जाना चाहिए। इसमें गलत क्या है? वो शब्द immediately ही पूरा ट्रैप है। सोचो, स्पीकर क्या करता है? वो सिर्फ डिबेट्स में मॉडरेटर नहीं है। स्पीकर पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। ओह राइट। ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, स्टाफ, फाइनेंसेस और ऑनगोइंग वर्क के साथ। अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए और स्पीकर इमीडिएटली चला जाए तो चार्ज कौन लेगा? एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। द कंटिन्यूटी एस्पेक्ट। तो अगर ऑफिस एक दिन के लिए भी वेकेंट हो तो पूरा सेक्रेटेरिएट लीडरलेस हो जाएगा। एग्जैक्टली। यही कंटिन्यूटी हाउस की सॉवरेनिटी को इंश्योर करती है, इवन व्हेन अ गवर्नमेंट इजंट इन पावर बिटवीन इलेक्शंस। प्रिसाइसली। यही रूल के पीछे का वाय है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 179 क्लियरली कहता है कि असेंबली डिसॉल्व होने पर भी स्पीकर ऑफिस वेकेट नहीं करता until just before the first meeting of the new assembly after the elections. So a caretaker role. Yes, वो एक कैटेकर की तरह काम करते हैं। So immediately शब्द स्टेटमेंट 2 को इनकरेक्ट बनाता है। That's a brilliant insight. तो एलिमिनेशन क्लियर है। स्टेटमेंट 1 सही है, बट स्टेटमेंट 2 उसे क्रूशियल वर्ड की वजह से गलत है। The answer is A, one only. करेक्ट। मुझे लगता है इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है स्पीकर को एक शिप का कैप्टन इमेजिन करना। Even if the journey ends and the passengers, MLAs disembark, the captain ship पर रहता है to manage the ship जब तक next voyage के लिए नया कैप्टन ना आ जाए। An excellent analogy. ये उस एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के एसेंस को कैप्चर करता है। तो हाउस के इंटरनल फंक्शंस को मेंटेन करने में स्पीकर का रोल क्लियर है, बट हाउस स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड अथवा गवर्नर से कैसे इंटरैक्ट करता है और असेंबली के अंदर रूल्स ऑफ द गेम कौन डिसाइड करता है। हमारा अगला क्वेश्चन 2019 से इसी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है। In India, consider the following statements. With reference to the Legislative Assembly of a state in India, consider the following statements. 1. The governor makes a customary address to members of the House at the commencement of the first session of the year. With reference to the Legislative Assembly of a state in India, consider the following statements. 2. When a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. With reference to the Legislative Assembly of a state in India, consider the following statements. Which of the statements given above are correct? With reference to the Legislative Assembly of a state in India, consider the following statements. A. Only one. B. Only two. C. Both 1 and 2. D. Neither 1 nor 2. ब्रॉड माइक्रो थीम, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, दो डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स हैं यहाँ, गवर्नर का रोल और असेंबली की ऑटोनॉमी। चलो स्टेटमेंट 1 को टैकल करते हैं। ये गवर्नर के कस्टमरी एड्रेस की बात कर रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर्स फर्स्ट सेशन। ये familiar लगता है। प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू पार्लियामेंट जैसा है। Yes, है ना? बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ द डे बेसिकली स्पीच लिखती है और गवर्नर उसे पढ़ते हैं, पॉलिसीज और प्लान्स आउटलाइन करते हुए। You've hit the nail on the head. ये आर्टिकल 176 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। द गवर्नर मस्ट एड्रेस द असेंबली एट द कमेंसमेंट ऑफ 2 स्पेसिफिक ओकेजन्स। ए, हर जनरल इलेक्शन के बाद पहला सेशन और हर साल का पहला सेशन। अच्छा, तो ये सिर्फ कस्टम नहीं है, मैंडेट है। इट्स अ मैंडेट। ये फॉर्मली गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव और पॉलिसी एजेंडा पब्लिक रिकॉर्ड के लिए ले डाउन करता है। सो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रॉक सॉलिड। नाउ स्टेटमेंट 2 इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर के पास स्पेसिफिक रूल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली लोकसभा का रूल फॉलो करेगी। मेरा पहला थॉट है व्हाई नॉट? कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। दैट्स द एफिशिएंसी वर्सेस ऑटोनॉमी आर्गुमेंट। इंडिया एक फेडरल कंट्री है। हमारा सेंटर स्ट्रांग है, बट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स को अपने डोमेन्स में सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी ग्रांट करता है। आर्टिकल 208 एक्सप्लिसिटली स्टेट लेजिस्लेचर्स के हर हाउस को एम्पावर करता है टू मेक इट्स ओन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। वो इस रिगार्ड में सॉवरन है। तो वो लोकसभा को फॉलो करने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। नॉट एट ऑल। वो कर सकते हैं और अक्सर इंस्पिरेशन या गाइडेंस के लिए लोकसभा या दूसरे लेजिस्लेचर्स के रूल्स को देखते हैं, बट दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू फॉलो देम। स्टेटमेंट में फॉलोज शब्द एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इंप्लाई करता है, जो गलत है। हर स्टेट की असेंबली अपनी प्रोसीजर की मास्टर है। This is a core feature of our federal structure. Right. Therefore, statement 2 is wrong. This is a fantastic clarification of federalism in action. So, statement 1 सही है, statement 2 गलत। आंसर हुआ A, 1 only. Yes. इसे याद रखने का तरीका सिंपल है। गवर्नर की न्यू ईयर स्पीच मैंडेटरी है, बट जब हाउस रूल्स की बात आती है तो हर स्टेट अपना मास्टर है और अपनी रूल बुक खुद लिखता है। उन्हें पड़ोसी लोकसभा को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। Perfectly summarized. ऑलराइट, तो हमने स्टेट कैपिटल के ग्रैंड हॉल्स में काफी टाइम बिताया,
But as they say, India lives in its villages. Yes. तो अब पावर की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं and travel down to the grassroots. Yes. This is where governance gets real, personal, and profoundly impactful. We're entering the world of local government. इंडियन गवर्नेंस में इंडिपेंडेंस के बाद सबसे रेवोल्यूशनरी चेंजेस में से एक है. इट्स अबाउट टेकिंग पावर फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अ फ्यू एंड गिविंग इट टू द मेनी. लेट्स स्टार्ट विथ 2 क्वेश्चंस, एक 2017 से और एक 2015 से, जो टुगेदर इस सिस्टम की पूरी फिलॉसफी को ब्यूटिफुली कैप्चर करते हैं. फर्स्ट, द 2017 क्वेश्चन. Local self-government can be best explained as an exercise in A. Federalism, B. Democratic decentralization, C. Administrative delegation, D. Direct democracy. Broad, micro theme. Local self-government. Okay. ये core conceptual question है. ये best explanation पूछ रहा है. All the options seem related in some way. They are, and that's the test. Let's dissect them. A. Federalism. Center और states के बीच power sharing है. Local government इस structure का एक part है, but it doesn't define it. Right. Administrative delegation तब होता है जब एक senior officer एक junior officer को task देता है, but decide करने की authority नहीं. ये सिर्फ work का delegation है, power का नहीं. Okay. And D. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन्स हर इशू पर डायरेक्टली वोट करते हैं, जैसे एंशिएंट ग्रीस में या मॉडर्न ग्राम सभा मीटिंग में. ग्राम सभा में इसके एलिमेंट्स हैं, बट पूरा पंचायती राज सिस्टम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ. इट्स नॉट डायरेक्ट डेमोक्रेसी. So that leaves us with B. Democratic decentralization. ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन लगती है. It is. दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर को एक सेंट्रल पॉइंट से दूर ले जाना. डेमोक्रेटिक का मतलब है कि ये पावर लोकल लेवल पर लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को दी जाती है. Got it. It's not just delegating tasks, it's transferring real power and authority to make decisions. अब देखते हैं कि ये philosophy objectives में कैसे translate होती है. With the 2015 question, the fundamental object of Panchayati Raj system is to ensure which among the following: 1. People's participation in development. 2. Political accountability. 3. Democratic decentralization. 4. Financial mobilization. Select the correct answer using the code given below. A. 1, 2 and 3 only. B. 2 and 4 only. C. 1 and 3 only. D. 1, 2, 3 and 4. So ये fundamental object पूछ रहा है. The absolute core mission. सिर्फ functions या byproducts नहीं. Precisely. हमने पिछले क्वेश्चन से ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन स्टेटमेंट 3 कोर मैकेनिज्म है. अब सोचो इस डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या है. इट इज टू इनेबल पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट. ये 2 ट्विन पिलर्स हैं. यू डिसेंट्रलाइज पावर सो दैट पीपल कैन पार्टिसिपेट. दे आर इंट्रिंसिकली लिंक्ड. What about political accountability and financial mobilization? वो भी तो किसी पंचायत के फंक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट है, बट क्या वो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है? Or are they the results or tools of the system? अच्छा, so they are means to an end, not the end itself. Exactly. Political accountability elected local leaders होने का result है. Financial mobilization system के काम करने के लिए एक necessary function है. But the core philosophical mission, the why behind Panchayati Raj, is democratic decentralization to ensure people's participation. I see. So statements 1 and 3 are the fundamental objects. That makes the choice very clear. Option C, 1 and 3 only, is the most precise answer. ये core ideology को functional aspect से separate करता है. Correct. तो core idea है power to the people देना. But कोई system का part कैसे बनता है? And what happens if the system breaks down midway? हमारा अगला question 2016 से इन्हीं practical aspects से deal करता है. A perfect segue. Here is the question from 2016. Consider the following statements. Consider the following statements. 1. The minimum age prescribed for any person to be a member of Panchayat is 25 years. Consider the following statements. 2. A Panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period. Consider the following statements. Which of the statements given above is correct? Consider the following statements. A. 1 only. B. 2 only. C. Both 1 and 2. D. Neither 1 nor 2. Okay. The first statement on age. ये उन facts में से एक है जो मुझे हमेशा trip up करता है. My brain is so hardwired to think 25 years for MLA and MP elections. And that's the most common mistake students make. The constitution makers deliberately set a lower age for local bodies. अच्छा. Yes. The minimum age to be a member of a panchayat or a municipality is 21 years, not 25. Idea ये था कि grassroots level से younger leadership emerge हो. So statement 1 is incorrect. 21 years. I need to etch that into my brain. So the ladder is 18 to vote, 21 to be a sarpanch, and 25 to be an MLA or MP. That's a good way to remember it. A very good memory hack. Now, for statement 2, it says if a panchayat is dissolved early, the new one only serves the remainder period. This is perfectly correct. Let's say एक पंचायत का 5-year term है और वो 2 साल बाद dissolve हो जाती है. The new पंचायत जो elect होगी, उसे fresh 5-year term नहीं मिलेगा. Okay. वो सिर्फ बचे हुए 3 साल के लिए ही सर्व करेगी.
This is to maintain the original 5-year election cycle for all panchayats in the state. That's a very practical rule. हाँ, और इसमें एक छोटा पेरिफेरल पॉइंट है टू रिमेंबर, अगर रिमेनिंग पीरियड 6 मंथ से कम है तो इलेक्शन कराना मैंडेटरी नहीं है. Good to know. So the logic is clear. Statement 1 is wrong, it's 21, and statement 2 is correct. The answer is B, 2 only. Absolutely. हमने local government का general structure देख लिया. But India has special complexities. What about areas with a large tribal population, जिन्हें unique culture and special protection की जरूरत है? How is governance handled there? This brings us to our final and very relevant question from 2023 on scheduled areas. Indeed. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल के एक बहुत स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट पार्ट को टेस्ट करता है. Here is the question. With reference to scheduled areas in India, consider the following statements. 1. Within a state, the notification of an area as scheduled area takes place through an order of the president. With reference to scheduled areas in India, consider the following statements. 2. The largest administrative unit forming the scheduled area is the district, and the lowest is the cluster of villages in the block. With reference to scheduled areas in India, consider the following statements. 3. The chief ministers of the concerned states are required to submit annual reports to the Union Home Ministry on the administration of scheduled areas in the states. How many of the above statements are correct? With reference to scheduled areas in India, consider the following statements. A. Only 1. B. Only 2. C. All 3. D. None. And right away I see the new pattern trap. How many are correct, not which are correct. You have to be sure about every single statement. Exactly. Let's take them one by one. Statement 1. Who declares a scheduled area? The power to declare, redefine, or rescind a scheduled area lies exclusively with the President of India. Exclusively. Yes, ये एक crucial safeguard है to keep the decision outside the pressures of state-level politics. So statement 1 is correct. Okay, one down. What about statement 2 on the administrative units? District as the largest and a cluster of villages as the lowest. ये standard administrative hierarchy जैसा लगता है. Is it correct? Criteria for defining a scheduled area are not rigidly fixed, but they generally follow existing administrative boundaries, like districts, blocks, or clusters of villages, for practical reasons. So, statement 2 is also correct. All right, 2 correct so far. Now for statement 3. This one is about reporting. It says the Chief Minister reports to the Union Home Ministry. This seems like a standard procedure for state center reporting. But something tells me there's a catch. There is a very big catch. The 5th schedule places a special responsibility on the governor, not the Chief Minister. Oh. The governor of a state with scheduled areas has to submit an annual report, or whenever required, on the administration of these areas to the president, not the Union Home Ministry. So, a person reporting, governor, not CM, and the recipient president, not Home Ministry. दोनों गलत हैं statement में. Why this special channel? It's another constitutional safeguard. The governor acts as the president's agent in this matter, ensuring that the welfare of the tribal population is monitored directly at the highest constitutional level, independent of the state-selected government. It's meant to provide an extra layer of protection for tribal interests. I see. So statement 3 is definitively wrong. That makes perfect sense. So, we have statement 1 correct, statement 2 correct, and statement 3 incorrect. That means a total of 2 statements are correct. The answer is B, only 2. Yes. A great way to remember this is that for scheduled areas, the big boss is the president. President ही area declare करेंगे and president को ही report जाएगी. Via the trusted agent, the governor. An excellent summary. And that concludes our journey through these questions. What a fantastic deep dive. So let's quickly recap the entire journey. We started our exploration of power in the state legislature. We learned that the Legislative Council is kept smaller, 1/3, than the Assembly by design. We saw why the Speaker's role is one of continuity, persisting even after the Assembly dissolves. Correct. Then we moved down to local government, the realm of Panchayati Raj. We understood its core mission isn't just government, but democratic decentralization to enable people's participation. The twin pillars. We clarified key practicalities like the minimum age for membership, 21 years, and finally explored the special governance mechanisms for scheduled areas where the president and governor have unique protective roles. A great recap. And perhaps a final thought for our listeners. We've talked a lot about the structure of democratic decentralization. The provocative question to ask ourselves is, has this power truly reached our own village or neighborhood? A very important question. Are our local representatives truly accountable? This isn't just a topic for an exam. It's a question for us as active citizens. A very powerful thought to end on. Truly, the Constitution can only provide the framework. It's up to the citizens to make it a reality. We hope this exploration has cleared your concepts and made you think. Hopefully. If you enjoyed this and learned something new, you know the drill. Subscribe to the channel, like this video, and share it with your fellow aspirants. And please, use the comments to tell us which topic we should take a deep dive into next. Until then, keep questioning and keep learning. इस फ्रीज को बाद में और बढ़ा दिया गया। 2002 के डिलिमिटेशन कमीशन ने 2001 की सेंसस के आधार पर बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया।
पर इसने हर राज्य को हे दो गत है। मैं एक वाइल्ड सवाल से शुरू करना चाहती हूँ ताकि आपका दिमाग एकदम चालू हो जाए। क्या आपको पता है कि भारत में ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई कैंडिडेट सिर्फ 32% वोट्स के साथ लोकसभा चुनाव जीत जाए? सोचो, इसका मतलब है कि उस इलाके के 68% लोग, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ने उन्हें वोट नहीं किया, पर वो फिर भी सीट जीत जाते हैं। ये सब फर्स्ट पास द पोस्ट नाम के एक सिस्टम की वजह से होता है। थोड़ा अजीब है ना? आज हम बिल्कुल इसी तरह के कुछ हैरान करने वाले, अक्सर गलत समझे जाने वाले, लेकिन बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को अनपैक करेंगे। और ये सब हम करेंगे सीधे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के पिछले सालों के सवालों के जरिए। ये कोई सिंपल Q&A सेशन नहीं है दोस्त, ये भारतीय लोकतंत्र की असली मशीनरी पर एक डीप डिटेल्ड मास्टर क्लास है। पर इससे पहले कि हम इस मैराथन लेक्चर में जंप करें, आपकी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, उस बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। और सबसे जरूरी, हमें कमेंट्स में बताएं कि आप आगे कौन से टॉपिक्स चाहते हैं। आपका एंगेजमेंट ही हमारी मोटिवेशन है। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन सिर्फ इन 4 सवालों को सॉल्व करना नहीं है। असली मकसद है इनके पीछे छिपे कोर प्रिंसिपल्स को, हिडन लॉजिक को और सटल ट्रैप्स को समझना। इसे अपनी पॉलिटी की तैयारी के लिए एक ट्रेजर मैप की तरह समझो। आज के लिए हमारा लर्निंग मैप कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले हम यूपीएससी 2017 का एक सवाल लेंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन कौन फाइल कर सकता है। सुनने में सिंपल लगता है, पर द डेविल इज इन द डिटेल्स दोस्त। दूसरा, हम 2017 में ही रहेंगे और ये जानेंगे कि जीतने के लिए असल में कितने वोट्स चाहिए और स्पीकर का पद कैसे तय होता है, इसका सच क्या है। तीसरा, हम यूपीएससी 2020 पर जंप करेंगे और एक ट्रिकी सवाल पूछेंगे, क्या कोई भी वोटर मंत्री बन सकता है और क्रिमिनल कन्विक्शन के बाद डिस्क्वालिफिकेशन के नियम क्या हैं। और आखिर में हम यूपीएससी 2024 का एक बहुत ही फैक्चुअल सवाल देखेंगे, भारत में अब तक कितनी डिलिमिटेशन कमीशंस बनी हैं। तो चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, लेट्स अनपैक दिस। हमारा पहला सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 से है। सवाल है, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय। माइक्रो थीम है इलेक्शंस कैंडिडेट क्वालिफिकेशंस और ऑप्शंस है ए एनीवन रिजाइडिंग इन इंडिया, बी a resident of the constituency from which the election is to be contested, C any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency, or D any citizen of India। ये देखने में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, पर यूपीएससी को शब्दों के साथ खेलना बहुत पसंद है। तो चलो इसे ऑप्शन बाय ऑप्शन तोड़ते हैं। ये एक बहुत ही शानदार फंडामेंटल सवाल है। इसका पूरा जवाब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में छिपा है। ऑप्शंस देखने से पहले ही चलो कोर कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या हैं? 3 मेन कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। 1, आपको भारत का नागरिक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये नॉन नेगोशिएबल है। 2, आपकी उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और 3, और ये सवाल के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है, आपको भारत में किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक रजिस्टर्ड इलेक्टर होना चाहिए। ये जो आखिरी पॉइंट है ना, यही सवाल का असली कैच है। राइट, वो एनी शब्द यानी किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये बहुत बड़ी डिटेल है। चलो अब इन ऑप्शंस की सर्जरी करते हैं। ऑप्शन ए से शुरू करते हैं, एनीवन रिजाइडिंग इन इंडिया। ये तो कुछ ज्यादा ही ब्रॉड लगता है, ये गलत क्यों है? ये बिल्कुल गलत है। ये सबसे बेसिक फिल्टर है। रेजिडेंट और सिटीजन शब्दों में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जमीन आसमान का फर्क है। एक रेजिडेंट वो है जो भारत में रहता है। ये कोई फॉरेन डिप्लोमैट हो सकता है, वीजा पर आया हुआ स्टूडेंट हो सकता है, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉई। वो यहां रहते हैं, पर वो भारत के नागरिक नहीं है। चुनाव लड़ने का अधिकार एक पॉलिटिकल राइट है जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए रिजर्व्ड है। अगर किसी भी रेजिडेंट को चुनाव लड़ने दिया जाए तो इसका मतलब होगा कि कोई विदेशी नागरिक भी भारत का लॉ मेकर बन सकता है, जो नेशनल सॉवरेनिटी के सिद्धांत के खिलाफ है। तो ऑप्शन ए तो रेस से तुरंत बाहर हो जाता है। अच्छा, ये तो एकदम साफ हो गया। तो सिटीजन होना पहला बड़ा फिल्टर है। अब ऑप्शन बी के बारे में क्या? अ रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड। ये तो एक बहुत ही कॉमन सेंस रूल लगता है। अगर वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हो तो वाराणसी के रेजिडेंट होने चाहिए। मुझे ये एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप लग रहा है, क्योंकि इतना लॉजिकल लगता है। ये ट्रैप है ये, और ये ट्रैप इसलिए है क्योंकि ये रूल एक अलग कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता था, जो इसे और कंफ्यूजिंग बनाता है। पहले राज्यसभा चुनाव के लिए ये जरूरी था कि कैंडिडेट उसी स्टेट में एक इलेक्टर हो जहां से वो कॉन्टेस्ट कर रहा है, पर इस रिक्वायरमेंट को 2003 में एक अमेंडमेंट से हटा दिया गया। लोकसभा के लिए कानून को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया है। एक व्यक्ति मान लो कन्याकुमारी में रजिस्टर्ड वोटर हो सकता है, पर वो कश्मीर की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ सकता है। इसके पीछे राशनल ये है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और उसकी लीडरशिप की क्षमता उसके जन्मस्थान या निवास से बंधी नहीं है। सोचो, हमारे कई प्राइम मिनिस्टर्स ने ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा है जहां के वो मूल निवासी नहीं थे। तो ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि ये एक ऐसी पाबंदी लगाता है जो लोकसभा चुनाव के लिए कानूनी तौर पर है ही नहीं। ये तो एक शानदार पेरिफेरल नॉलेज है। राज्यसभा वाला कनेक्शन इस ट्रैप को और भी ज्यादा बिलीवेबल बना देता है।
तो ए और बी बाहर हो गए। अब ऑप्शन डी देखते हैं, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सुनने में काफी सही लगता है। सिटीजन होना तो प्राइमरी कंडीशन है ही, इसमें क्या गलत है? हाँ, सुनने में सही लगता है, पर यह अधूरा है। यही वो सटलिटी है जो यूपीएससी टेस्ट करता है। सिटीजन होना जरूरी है, पर यह सफिशिएंट नहीं है। थोड़ा लॉजिक लगाओ। क्या हो अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, 25 साल से ऊपर का भी है, पर किसी वजह से उसका नाम वोटर लिस्ट में यानी इलेक्टोरल रोल में नहीं है? तो वो वोट नहीं दे सकता। एग्जैक्टली। तो क्या वो कॉन्टेस्ट कर सकता है? नहीं, वो भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। एक इलेक्टर के रूप में रजिस्टर्ड होना इस बात का कानूनी सबूत है कि आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक एक्टिव हिस्सा हैं। ये एंट्री टिकट है। उस रजिस्ट्रेशन के बिना आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना तो वोटर के तौर पर, ना ही कैंडिडेट के तौर पर। तो ऑप्शन डी बहुत ज्यादा करीब है, पर ये रजिस्टर्ड वोटर होने के क्रिटिकल लीगल कंपोनेंट को मिस कर देता है। परफेक्ट। और ये हमें सीधे सही जवाब पर ले आता है। ऑप्शन सी, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कंस्टिट्यूएंसी। ये स्टेटमेंट सभी जरूरी कंडीशंस को बहुत ही खूबसूरती से कैप्चर करता है। ये कहता है कि आपको सिटीजन होना चाहिए, एंड ये कहता है कि आपका नाम देश में कहीं ना कहीं इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। ये आरपीए एक्ट 1951 की उस तीसरी क्वालिफिकेशन के साथ परफेक्टली अलाइन करता है जिसकी हमने बात की थी। एग्जैक्टली। ऑप्शन सी प्रिसाइज भी है और कंप्लीट भी। ये सही ढंग से बताता है कि इलेक्टोर होना ही क्वालिफाइंग लिंक है। आपकी सिटीजनशिप आपको पोटेंशियल राइट देती है, पर इलेक्टोरल रोल में होना उस राइट को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए एक्चुअलाइज करता है। एक सेकंड के लिए सोचो, उन 3 कंडीशंस को रिकॉल करो। सिटीजन, 25+ ईयर्स ओल्ड और भारत में कहीं भी एक रजिस्टर्ड इलेक्टर। ऑप्शन सी अकेला है जो इलेक्टर के स्टेटस को सही ढंग से रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो अब एक मेमोरी हैक का समय है। इसे ऐसे याद रखो, आपका वोट का हक जो इलेक्टोरल रोल में आपका नाम होने से आता है, वही आपको कॉन्टेस्ट करने का अधिकार देता है। सिंपल। और लोकसभा चुनावों के लिए ये अधिकार पोर्टेबल है। आप इसे अपने साथ पूरे भारत में कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इस सवाल का मिनी रिकैप है, इन शॉर्ट ऑप्शन बी कॉमन सेंस वाला ट्रैप है और ऑप्शन सी लीगली प्रिसाइज कंसेप्चुअल विनर है। चलो, अब जब हम ये जान गए हैं कि चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है, तो ये समझते हैं कि चुनाव जीतने के लिए क्या करना पड़ता है। इसका जवाब आपके सोचे हुए से कहीं ज्यादा सरप्राइजिंग है, जो हमें हमारे अगले सवाल पर लाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल भी 2017 से है। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है जिसे ध्यान से पढ़ना जरूरी है। सवाल कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एट लीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। स्टेटमेंट 2, according to the provisions laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, the Speaker's post goes to the majority party and the deputy speakers to the opposition. सवाल पूछता है कि इनमें से कौन सा से स्टेटमेंट सही है? मुझे लगता है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बहुत आम गलतफहमियों को छूते हैं। चलो पहले स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। ये 50% वाला रूल, ये सुनने में तो काफी फेयर लगता है कि जीतने वाले को कम से कम आधे वोटर्स का समर्थन तो मिलना ही चाहिए। पर क्या हमारा सिस्टम ऐसे काम करता है? इसका जवाब एक साफ और जोरदार नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव FPTP सिस्टम को फॉलो करते हैं। चलो इस कॉन्सेप्ट को साफ साफ डिफाइन करते हैं। FPTP एक विनर टेक्स ऑल सिस्टम है। इसका सिंपल मतलब है कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो जीत जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें 51% वोट मिले या 21%। जब तक उनके वोट किसी भी दूसरे सिंगल कैंडिडेट से ज्यादा हैं, वही विनर है। कोई मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट। चलो उस रियल लाइफ एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। सोचो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 100 वोटर्स हैं और 4 कैंडिडेट्स हैं, A, B, C और D। मान लो वोट्स कुछ इस तरह बंटे हैं। कैंडिडेट A को 32 वोट्स मिले, कैंडिडेट B को 30, कैंडिडेट C को 25 और कैंडिडेट D को 13। FTPP सिस्टम में कौन जीतेगा? कैंडिडेट A। भले ही 68 लोगों ने, एक साफ मेजॉरिटी ने उनके खिलाफ वोट किया, कैंडिडेट A को विजेता घोषित किया जाएगा क्योंकि वो इमेजिनरी फिनिश लाइन पार करने वाले पहले थे। पर रुको, ये तो अनडेमोक्रेटिक लगता है। हमारा सिस्टम ऐसे लीडर को कैसे चुनने दे सकता जिसे ज्यादातर लोगों ने वोट नहीं किया? ऐसे सिस्टम के पीछे का रैशनल क्या है? यही FPTP के इर्द गिर्द की सेंट्रल डिबेट है। इस सिस्टम के जो प्राइमरी एडवांटेजेस हैं और जिस वजह से भारत के संस्थापकों ने इसे चुना, वो है सिंप्लिसिटी और स्टेबिलिटी। वोटर्स के लिए समझना बहुत आसान है। आपको बस एक व्यक्ति के लिए वोट करना है और ये आमतौर पर एक सिंगल पार्टी के लिए क्लियर मेजॉरिटीज पैदा करता है, जिससे स्टेबल सरकारें बनती हैं। इसका जो ऑल्टरनेटिव है, जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो फ्रेगमेंटेड लेजिस्लेचर्स और गठबंधन सरकारों को जन्म दे सकता है जो अक्सर अनस्टेबल होती हैं। ये 50% वाला रूल, जहां कैंडिडेट को एक ट्रू मेजॉरिटी चाहिए होती है, भारत में दूसरे सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है, जैसे भारत के प्रेसिडेंट के चुनाव में। पर उसमें वोट ट्रांसफर्स का एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम शामिल होता है। तो स्टेटमेंट 1 लोकसभा के लिए पक्के तौर पर गलत है। ठीक है, एकदम साफ हो गया। सिंप्लिसिटी और स्टेबिलिटी, परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन की कीमत पर। अब चलो स्टेटमेंट 2 को डाइसेक्ट करते हैं।
ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के पदों के बारे में बात करता है और दावा करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट करता है कि स्पीकर का पद मेजॉरिटी पार्टी को और डेप्यूटी स्पीकर का पद ऑपोजिशन को जाएगा। ये सुनने में तो एक हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस लगती है, पर क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में है? और यही कीवर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट भी गलत है। भारत का संविधान ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाता है। चलो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असल में क्या कहता है। आर्टिकल 93 बस इतना कहता है कि हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा, जितनी जल्दी हो सके सदन के 2 सदस्यों को क्रमशः स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर चुनेगी। बस वो कहता है कि हाउस उन्हें अपने ही सदस्यों में से चुनेगा। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज, मेजॉरिटीज या ऑपोजिशंस का कोई जिक्र नहीं है। तो फिर ये आइडिया कहाँ से आता है? क्योंकि हम लगभग हमेशा स्पीकर को रूलिंग पार्टी से ही देखते हैं। तुम जो डिस्क्राइब कर रही हो वो एक कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं। चलो इस पर एक पल रुकते हैं। ये पॉलिटिकली एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। कन्वेंशन एक अनरिटन रूल होता है, एक परंपरा या एक प्रैक्टिस जो लोकतंत्र के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए समय के साथ फॉलो की जाती रही है। ये एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। रूलिंग पार्टी अपनी मेजॉरिटी के बल पर अपने कैंडिडेट को स्पीकर के रूप में इलेक्ट करवाने के लिए नंबर्स रखती है। ये तो सिंपल मैथ है। डेप्टी स्पीकर का पद ऑपोजिशन को ऑफर करने की कन्वेंशन एक गुडविल का जेस्चर है, जिसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सदन के कामकाज में ऑपोजिशन की भी आवाज हो। पर यह कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मैंडेटेड नहीं है। हाल के वर्षों में इस कन्वेंशन को भी हमेशा फॉलो नहीं किया गया है, जिससे कंट्रोवर्सी भी हुई है। तो यूपीएससी कन्वेंशन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बीच का फर्क टेस्ट कर रहा है। ये बहुत शार्प डिस्टिंक्शन है। चूंकि दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो सही ऑप्शन होगा डी, नाइदर वन नॉट टू। एक मेमोरी हैक के लिए, FTGP के लिए बस एक रनिंग रेस याद रखो। जो इंसान फिनिश लाइन पहले पार करता है वो जीतता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना तेज भागा, उसे बस पहला होना है। और स्पीकर के पद के लिए ये मंत्र याद रखो, कन्वेंशन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीएससी को ये टेस्ट करना बहुत पसंद है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। तो एक पल के लिए रुको और सोचो। पहला स्टेटमेंट आपके इलेक्टोरल सिस्टम FPTP के ज्ञान को टेस्ट करता है। दूसरा आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स को पॉलिटिकल कन्वेंशन से अलग करने की क्षमता को टेस्ट करता है। दोनों ही कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मिनी रिकैप ये है, भारत का इलेक्शन सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट है, 50% मेजॉरिटी नहीं, और स्पीकर डिप्टी स्पीकर का एलोकेशन परंपरा है, संवैधानिक आदेश नहीं। चलो अब चुनाव जीतने से आगे बढ़कर एक ताकतवर सरकारी पद संभालने की बात करते हैं। चलिए अब 2020 के एक और ट्रिकी सवाल पर आते हैं। ये वाला सच में आपकी हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ने की क्षमता को टेस्ट करता है। सवाल कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement 1. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months, even if he/she is not a member of the legislature of that state. According to the Representation of People Act, 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. इनमें से कौन सा से सही है? ठीक है, ये तो एक लेयर्ड सवाल है। चलो स्टेटमेंट 1 को तोड़ते हैं। इसके कुछ हिस्से हैं। कोई व्यक्ति 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, भले ही वो लेजिस्लेचर का सदस्य न हो। ये हिस्सा तो सच है ना? हमने ऐसा कई बार होते देखा है। हाँ, स्टेटमेंट का वो हिस्सा सही है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164(4) एक नॉन लेजिस्लेटर को स्टेट में मंत्री नियुक्त करने की अनुमति देता है। हालांकि मंत्री बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के भीतर लेजिस्लेचर के लिए इलेक्टेड होना पड़ता है। पर स्टेटमेंट में एक कैच है, वो सिर्फ पर्सन नहीं कहता, वो कहता है अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट। ये है ट्रैप। सोचो, आर्टिकल 362 के अनुसार भारत में वोट करने के लिए मिनिमम एज क्या है? 18 साल। सही। अब आर्टिकल 173 और आर्टिकल 84 के अनुसार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA या लोकसभा MP का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज क्या है? वो तो 25 साल है। अब मुझे ट्रैप समझ आया। एग्जैक्टली। स्टेटमेंट बड़ी चालाकी से मिनिस्टीरियल एलिजिबिलिटी को वोटिंग एलिजिबिलिटी से जोड़ने की कोशिश करता है। भारत में एक 18 साल का व्यक्ति एलिजिबल टू वोट है, पर क्या एक 18 साल के व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो अभी तक MLA या MP बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, जिसके लिए मिनिमल एज 25 साल है। कॉन्स्टिट्यूशन मंत्री बनने की एलिजिबिलिटी को लेजिस्लेटर बनने की एलिजिबिलिटी से जोड़ता है, वोटर बनने की एलिजिबिलिटी से नहीं। चूंकि एक 18 साल का वोटर मंत्री नहीं बन सकता, तो ये स्टेटमेंट कि अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर टेक्निकली गलत है। ये एक ब्रिलियंट सटल ट्रैप है। वाओ, ये तो एक क्लासिक यूपीएससी मूव है। डिटेल्स इतनी ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 एज मिसमैच की वजह से गलत है। अब स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। ये चुनाव लड़ने से डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। ये कहता है कि अगर किसी को 5 साल की जेल की सजा होती है तो वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये परमानेंटली शब्द बहुत ही स्ट्रॉन्ग एब्सोल्यूट शब्द लगता है। परमानेंटली ही यहाँ कीवर्ड है और यही इस स्टेटमेंट को गलत बनाता है। ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है। डिस्क्वालिफिकेशन के नियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 में दिए गए हैं। चलो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कानून कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है और 2 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा होती है, तो वो कन्विक्शन की तारीख से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पर ये डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट नहीं होती। तो डिस्क्वालिफिकेशन की असल अवधि क्या है? रूल ये है, डिस्क्वालिफिकेशन जेल की अवधि प्लस रिहाई के बाद और 6 साल की अवधि तक रहती है। तो चलो इसे स्टेटमेंट की एग्जाम्पल पर अप्लाई करते हैं।
एक व्यक्ति को 5 साल की सजा हुई है, वो उन 5 सालों के लिए डिस्क्वालिफाइड हैं जब वो जेल में हैं और फिर रिहा होने के बाद अतिरिक्त 6 सालों के लिए। तो डिस्क्वालिफिकेशन की कुल अवधि होगी 5 + 6 = 11 साल। 11 साल बाद वो फिर से चुनाव लड़ने के लिए आज़ाद हैं। ये एक लंबी अवधि है, पर यह परमानेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 भी उस एक शब्द परमानेंटली की वजह से गलत है। इसका मतलब एक बार फिर सही जवाब है नीदर 1 नॉट 2। एक मेमोरी हैक के लिए मैं पहले हिस्से के लिए एक सिंपल इक्वेशन याद रखूंगी, 18 वोट नॉट 25 मिनिस्टर, और दूसरे हिस्से के लिए पॉलिटी के सवालों में परमानेंट शब्द एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होना चाहिए। गवर्नेंस सिस्टम्स में शायद ही कभी परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं। एक्सीलेंट। उन्होंने पहले स्टेटमेंट में एक सटल एज लिंक टेस्ट किया और दूसरे में एक प्रिसाइज ड्यूरेशन। ये क्वेश्चन सेटिंग में एक मास्टर क्लास है। तो मिनी रिकैप है। हर वोटर उम्र के कारण मंत्री बनने के योग्य नहीं होता और चुनावों से डिस्क्वालिफिकेशन टेम्पररी होती है, जेल टर्म + 6 इयर्स, परमानेंट नहीं। अब चलो नेताओं के नियमों से कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नियमों की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं, सबसे रीसेंट प्रीलिम्स 2024 से। ये एक बहुत ही फैक्चुअल सवाल है जो दिखाता है कि यूपीएससी आपसे कुछ की नंबर्स जानने की उम्मीद करता है। सवाल है, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल December 2023? ऑप्शंस हैं A1, B2, C3 या D4। डिलिमिटेशन कमीशन, ये टर्म बहुत टेक्निकल लगता है पर ये सुपर इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम नंबर पर आएं, क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि ये कमीशन असल में करता क्या है? इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल। डिलिमिटेशन का शाब्दिक अर्थ है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीमाओं या बाउंड्रीज को तय करने की प्रक्रिया। सोचो, समय के साथ देश की पॉपुलेशन बढ़ती है और शिफ्ट होती है। 1 वोट 1 वैल्यू के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए हमें समय समय पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने की जरूरत होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मोटे तौर पर एक समान पॉपुलेशन हो। यह महत्वपूर्ण काम एक बहुत ही हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी को सौंपा गया है, जिसे डिलिमिटेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। यह मूल रूप से वो आर्किटेक्ट हैं जो हमारे लोकतंत्र का इलेक्टोरल मैप बनाता है। समझ आ गया। तो सवाल पर वापस आते हैं, इस आर्किटेक्ट ने भारत के लिए कितनी बार नक्शा फिर से बनाया है? सही जवाब है D4। भारत के इतिहास में 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया है। अच्छा होगा कि आप साल भी याद रखें। वे पार्लियामेंट द्वारा पारित एक्ट्स के तहत 1952, 1962, 1972 और 2002 में स्थापित किए गए थे। कमीशंस फिर अपना काम करते हैं और अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो कमीशंस का गठन 1952, 1963, 1973 और 2002 में हुआ, 4 बार। 4 बार, 1952, 1963, 1973 और 2002। पर 73 और 2002 के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। ये तो लगभग 30 साल है। इतने लंबे समय तक कोई डिलिमिटेशन क्यों नहीं हुआ? ये एक बहुत जरूरी पेरिफेरल नॉलेज है। लंबे समय तक फ्रीज का कारण 1970 के दशक में भारत के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से जुड़ा था। जिन राज्यों ने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को सफलतापूर्वक कंट्रोल किया, उन्हें डर था कि उन्हें पार्लियामेंट में कम सीटें देकर पनिश किया जाएगा, जबकि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ वाले राज्यों को ज्यादा सीटों के साथ रिवॉर्ड किया जाएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके लोकसभा में सीटों के एलोकेशन और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डिलिमिटेशन को साल 2001 तक फ्रीज कर दिया गया। इस फ्रीज को बाद में और बढ़ा दिया गया। 2002 के डिलिमिटेशन कमीशन ने 2001 की सेंसस के आधार पर बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया, पर इसने हर राज्य को एलोकेट की गई सीटों की कुल संख्या को नहीं बदला। वाओ! अब इस कमीशन की पावर के बारे में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना? हाँ, और ये बेहद जरूरी है। डिलिमिटेशन कमीशन एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बॉडी है। इसके आदेशों में कानून की ताकत होती है और सबसे जरूरी बात, उन्हें किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। समझे? ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में। बाउंड्रीज पर उनका फैसला फाइनल होता है। आदेश प्रेसिडेंट द्वारा स्पेसिफाई की गई तारीख पर लागू होते हैं और उन्हें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सामने रखा तो जाता है, पर उनमें कोई मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। ये इस प्रक्रिया को अंतहीन राजनीतिक और कानूनी चुनौतियों से बचाता है। ये तो बहुत ज्यादा पावर है। तो इसके फैसले कानूनी तौर पर अनचैलेंजेबल हैं? ठीक है। एक मेमोरी हैक के लिए मैं इन 4 कमीशंस को हमारे लोकतंत्र के इलेक्टोरल मैप के 4 बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट्स के रूप में सोचूंगी। 52 ने, 63, 73 और फिर 2002 में बड़े Y2 के एरा अपडेट से पहले एक लंबा पॉज। ये इसे विजुअलाइज करने का एक परफेक्ट तरीका है। तो बस रीइंफोर्स करने के लिए 4 कमीशंस और उनकी शक्ति याद रखें। उनके आदेश फाइनल होते हैं और उन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो हमारा मिनी रिकैप है, भारत में 4 डिलिमिटेशन कमीशंस हुई हैं और उनके फैसले फाइनल और लीगली बाइंडिंग होते हैं। तो आज हमने इलेक्शंस के माइक्रो थीम पर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डीकोड किया। चलो जल्दी से समराइज करते हैं कि हमने इस मास्टर क्लास में क्या सीखा। पहला, हमने देखा कि लोकसभा नॉमिनेशन के लिए की रिक्वायरमेंट भारत में कहीं भी एक रजिस्टर्ड इलेक्टर होना है, ना कि सिर्फ एक रेजिडेंट या सिटीजन। दूसरा, हमने 2 मिथ्स को डिबंक किया। भारत का FPTP सिस्टम विनर टेक्स ऑल है, 50% का रूल नहीं, और स्पीकर का पद कन्वेंशन और नंबर से तय होता है, किसी संवैधानिक मैंडेट से नहीं।
इस रंग हमने मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट्स की ट्रिकी डिटेल्स को नेविगेट किया, ये सीखते हुए कि मिनिमम एज 25 है, 18 की वोटिंग एज नहीं। हमने ये भी सीखा कि क्रिमिनल कन्विक्शन से डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट नहीं होती, बल्कि जेल की अवधि और उसके बाद 6 और साल तक रहती है। और आखिर में हमने इस हार्ड फैक्ट को एस्टैब्लिश किया कि भारत में 4 डिलिमिटेशन कमीशंस हुई हैं, जिनके आदेश इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। ये पूरी डिस्कशन दिखाती है कि यूपीएससी सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप फैक्ट्स पढ़ें, वो चाहता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को, नुआंसेस को और कानून, संविधान और कन्वेंशन के बीच के फर्क को समझें। रटना नहीं, समझना जरूरी है। एब्सोल्युटली। और इससे पहले कि हम रैप अप करें, मैं आप हमारे लिसनर्स के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट। हमने सीखा कि डिलिमिटेशन कमीशन के आदेशों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसके पास हमारे लोकतंत्र का नक्शा खींचने की अंतिम अथॉरिटी है। अब सवाल ये है, जब किसी इंस्टीट्यूशन के पास इतनी बड़ी और अनचैलेंजेबल पावर हो, तो उसकी फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए? क्या एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए अनचैलेंजेबल होना हमेशा एक अच्छी बात है? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इसी बात पर अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस सेशन को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। हमें आपके कमेंट्स का और हमारे पूछे गए सवाल पर आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। अगली बार तक सीखते रहें।